हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की कई सारे एग्जाम्पल्स देखे, प्रॉब्लम की वैरायटीज़ देखे। अब और भी जो प्रॉब्लम के टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, हम लेने जा रहे हैं। और यदि आप पीछे की जो लेक्चर्स हो चुके हैं, यदि उसको देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यूट्यूब पर हैशटैग ठाकुर सर स्मॉल लेटर में आप इसको टाइप करिए। यूट्यूब पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। आप पीछे के लेक्चर्स देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की टाइप्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स। अब आपने जैसा कि स्प्रिंग में टेंशन के बारे में पढ़ा कि जब किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है उसकी वजह से एक फोर्स जिसको टेंशन कहते हैं स्प्रिंग में पैदा होता है। ठीक उसी तरह से स्प्रिंग के यदि लेंथ में आप चेंज करते हैं, या तो उसको खींच करके लेंथ को बढ़ाते हैं जिसको एलोंगेशन कहते हैं, या फिर उसके स्प्रिंग के लेंथ को कंप्रेस करके छोटा करते हैं जिसको कंप्रेशन कहते हैं। दोनों कंडीशन में ड्यू टू इलास्टिसिटी स्प्रिंग में एक फोर्स पैदा होता है जो फोर्स स्प्रिंग के साइज को ओरिजिनल साइज पर लाने की कोशिश करता है। इसी फोर्स को स्प्रिंग फोर्स कहा जाता है, या फिर इसको रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं। रीस्टोरिंग का मतलब होता है वापस से अपने जगह पे लाना। तो यदि स्प्रिंग को खींच दिया आपने, लेंथ बढ़ा दिया, तो जो स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग को फिर से अपने ओरिजिनल लेंथ पे लाता है, इसको स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग भी लोग कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं। ठीक उसी तरह से यदि स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया आपने, दबा दिया, तो फिर यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट हो जाएंगे, एक फोर्स डेवलप हो जाते हैं। जो फोर्स क्या करता है कि फिर से स्प्रिंग को फैला करके और ओरिजिनल लेंथ पर लाने की कोशिश करता है। तो ये फोर्स स्प्रिंग फोर्स है। अब दोनों कंडीशन पर हम लोग गौर कर लें। लिया हमने एक स्प्रिंग पहले लिया, इस स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ, अभी इस स्प्रिंग में न तो एलोंगेशन है, न ही इसको किसी ने खींचा है, न ही किसी ने इसको दबाया है। अभी इसकी लेंथ जो है ओरिजिनल लेंथ है। इस लेंथ को मैं L0 बोल रहा हूं। अब यह है अनस्ट्रेच्ड लेंथ, इसको अनस्ट्रेच्ड लेंथ भी कहते हैं लोग। फिगर 1। अब हम इसके लेंथ को, स्प्रिंग की लेंथ को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। ये लेंथ को थोड़ा बढ़ाया, बढ़ा के इस लेंथ को हमने कर दिया L। अब देखिए बच्चों, पहले लेंथ L0, अब लेंथ है L, एंड सो इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ, अब इसको हम बताना चाहेंगे। तो इंक्रीज इन लेंथ जिसको एलोंगेशन कहते हैं, तो एलोंगेशन जो हुआ इसमें हम निकाल सकते हैं। तो कितना हुआ एलोंगेशन, इसके नीचे में लिख रहा हूं एलोंगेशन और इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, इसको मैं x से डिनोट कर रहा हूं, और दिस इज इक्वल टू L माइनस L0 जैसे निकालते हैं इंक्रीज। अब इतने बड़े लेंथ L0 लेंथ पर, L0 लेंथ जितना बड़ा है यहां पर मैं मार्क कर दे रहा हूं, यहां पर मार्क कर दिया, ये L0 लेंथ पर मार्क कर दिया हमने। अब बच्चों, यदि यहां पर एक ऑब्जेक्ट को यदि हमने बांध दिया, एक ऑब्जेक्ट को यदि हमने इसमें बांध दिया, ये सरफेस है स्मूथ, दिस सरफेस इज स्मूथ,
स्मूथ। अब क्या ये ऑब्जेक्ट यहीं पर पड़ा रहेगा? नहीं, आप भी समझ गए होंगे, कॉमन सेंस से भी समझ गए होंगे कि स्प्रिंग को खींच दिए हैं कि ओरिजिनल लेंथ पे आना चाहेगा तो क्या होगा, बॉडी को खींचेगा अपनी तरफ, पुल करेगा बॉडी को अपनी तरफ। तो ये जो पुलिंग फोर्स है स्प्रिंग का, ये जो पुलिंग फोर्स हो गया स्प्रिंग में जिसने बॉडी को पुल करा, अब इस फोर्स को यहां मैं लिख रहा हूं, इस फोर्स को एफ ये लिखा हमने, चलिए इसको इशारा भी कर देते हैं। ये जो फोर्स लगा है ऐसे, इस फोर्स को एफ से डिनोट किया हमने यहाँ पे। अब इसी फोर्स को स्प्रिंग फोर्स कहते हैं या रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो एफ लिखा हमने, किसको लिखा है? इस फोर्स को लिखा। अब ये फोर्स जो है वापस से अपनी जगह पर लाना चाह रहा है ऑब्जेक्ट को। जितना चेंज लेंथ हुआ है इसको हम लोगों ने x सपोज कर लिया है। चलिए, आप डेल्टा एल भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। अब इसको मैं फिगर सेकंड कर रहा हूं, दिस इज फिगर सेकंड। नाउ अब एक फिगर और मैं ले रहा हूं। यदि इधर से कंप्रेस कर दिए जाए, स्प्रिंग को पुश कर दिया जाए पीछे की तरफ। नाउ अब ये जो मार्क है, ये जो लेंथ है, यहाँ पर थोड़ी सी मैं निशान बना रहा हूँ मार्क के लिए। अब इसको पीछे की तरफ, सपोज यहाँ तक हमने स्प्रिंग को x डिस्टेंस, इतना ही ले रहे हैं लेंथ, x डिस्टेंस हमने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया। ये कंप्रेस कर दिया, टर्न्स नजदीक नजदीक आ जाएंगे कंप्रेस करने पर। अब जितना हमने यहाँ से यहाँ तक कंप्रेशन करा है, इस कंप्रेशन को यहां से यहां तक, इस कंप्रेशन को मैं लिख रहा हूं x, ये लिखा हमने। अब कंप्रेशन निकालना होगा, तो मान लीजिए कि ये जो लेंथ है स्प्रिंग का, इस समय ये लेंथ हमारा L डैश है, इस समय स्प्रिंग की लेंथ L डैश है। तो कितना कंप्रेशन हुआ, x निकालना है हमें। तो चलिए लिख लेते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन या फिर डिक्रीज इन लेंथ भी बोल सकते हैं, और डिक्रीज इन लेंथ, लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अब लेंथ में कितना डिक्रीज हुआ आराम से निकाल सकते हैं। पहले की लेंथ है हमारा कितना, स्प्रिंग का लेंथ L0, अब का लेंथ कितना है L डैश। तो लेंथ में डिक्रीज निकाल रहे हैं, इसको भी हम लोग x से नोट कर लिए हैं। ठीक है, डिक्रीज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग x लिख लिए हैं हम लोग, x लिखे हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, x विल बी इक्वल टू, तो L0 पहले की लेंथ माइनस L डैश बाद की लेंथ। इस तरह से एलोंगेशन या कंप्रेशन जब करते हैं। अब सोचिए, यदि यहाँ पर हम एक बॉडी को अटैच कर दें, यहाँ पे एक बॉडी को हमने अटैच कर दिया। नाउ अब आप फील कर गए होंगे सरफेस स्मूथ अभी हम ले रहे हैं, दिस सरफेस इज स्मूथ, कोई फ्रिक्शन अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं, फ्रिक्शन बाद में लेंगे। अब क्या होगा, ये बॉडी यहीं पर तो रहेगा नहीं, पहले इतना बड़ा स्प्रिंग था, इसमें बॉडी को बांधा और यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया बॉडी को। अब सोचिए कि क्या ये बॉडी यहीं पे रहेगा? नहीं, अब ये स्प्रिंग जो है बॉडी को ढकेल देगा फिर वापस। क्यों? ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ को लाना चाहेगा, ओरिजिनल लेंथ को रिस्टोर करना चाहेगा। अब जैसा कि आप जान चुके हैं, इलास्टिसिटी, इलास्टिक प्रॉपर्टी कहां से आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से आते हैं। नाउ अब जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को भी मैं F बोल रहा हूं। अब रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग कहते हैं इस फोर्स को। क्यों कहते हैं? तो देखिए, स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ को रिस्टोर करना चाहेगा तो फिर पुश करेगा इधर की तरफ अपने एलिमेंट्स को, या कोई बॉडी है तो उसको भी पुश करेगा। ये जो स्प्रिंग एलोंगेटेड है, एक्सटेंडेड है स्प्रिंग, तो फिर ये स्प्रिंग जो है अपने एलिमेंट्स को पुल करता है। यदि इसमें कोई बॉडी बांध दिया उसको भी पुल करता है। अब ये स्प्रिंग फोर्स दिखाना आपने सीख लिया। नाउ अब इसमें जो थोड़ी सी हमने बात करी उसको लिख लीजिए। लिखिए, when length of a spring is
increased or decreased by x, यानी by change in length x, then spring force इस फिगर को हम लोग थर्ड कर लेते हैं. दिस इज फिगर थर्ड हो गया ये हमारा. चलिए अब स्प्रिंग फोर्स ब्रैकेट में एफ अराइजेस, पैदा होता है, पहले से नहीं है, पैदा होता है. अराइजेस इन स्प्रिंग ड्यू टू इट्स elasticity, क्या कहिए, elastic behavior. Now this force is also called restoring force of a spring. अब बच्चों, यदि स्प्रिंग मासलेस है तो सभी जगह पर, ठीक स्प्रिंग के तरह सभी जगह पर ये फोर्स एफ सेम होंगे स्प्रिंग में. आइडियल स्प्रिंग इसको बोल सकते हैं आप. अब हमें निकालना है फोर्स एफ, तो इलास्टिसिटी में हुक्स लॉ पढ़िएगा, जिसका कहना है विद इन इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है कि आप किसी के लेंथ को, किसी के साइज को इतना ही चेंज करिए कि फोर्स को हटा लें, यदि शेप साइज बदलने वाले फोर्स को हटा लें यदि, तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप साइज को रीस्टोर कर सके. तो यही जो खींचने की, यही जो शेप साइज बदलने की रेंज है, लिमिट है, जहां तक की बॉडी वापस अपने शेप साइज को प्राप्त कर सकता है, अपनी ओरिजिनल शेप साइज रीस्टोर कर सकता है, तो कहते हैं कि बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट है. नहीं यदि उससे ज्यादा खींच दिए, ज्यादा आपने शेप साइज चेंज कर दिया इलास्टिक लिमिट से, तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप साइज को दोबारा से रीस्टोर नहीं कर पाता है. तो फिर यदि हुक्स लॉ को ओबे करता है, हुक्स लॉ इलास्टिसिटी का लॉ है जो बताता है इफ स्प्रिंग obeys Hooke's law of elasticity. ऐसे इलास्टिसिटी आप जो है आगे पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी जरूरत हमें आन पड़ी है, इसलिए मैंने लिख दिया है. अब हुक्स लॉ तभी तक काम करता है जब तक कि स्प्रिंग आपका इलास्टिसिटी दिखावेगा. मतलब कि यदि आपने बहुत ज्यादा खींच दिया स्प्रिंग को और वो अपना साइज, ओरिजिनल साइज यदि दोबारा रीस्टोर नहीं कर सकता है, या इतना कंप्रेस कर दिया स्प्रिंग को जो अब ये दोबारा अपना ओरिजिनल शेप साइज नहीं रीस्टोर कर सकता है, तो तब ये हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा. एंड सो इतना ही खींचना है, इतना ही कंप्रेस करना है जिससे कि स्प्रिंग पर से फोर्स हटा ले तो अपना ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन कर ले, रीस्टोर कर ले, तब तक ये हुक्स लॉ लागू होगा. अब ये हुक्स लॉ कहता है कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है, दिस स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग. नाउ एफ इक्वल टू कि एक्स, अब ये हमने मैग्नीट्यूड लिया है फोर्स का, यहाँ पर माइनस के एक्स भी लोग लिखते हैं. क्यों? इसलिए लिखते हैं, ठीक है, हमने मैग्नीट्यूड लिया है फोर्स का, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. ठीक है, फोर्स की मैग्नीट्यूड लिया है. अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस साइन क्यों, माइनस साइन इसलिए डिस्प्लेसमेंट x के अपोजिट ये फोर्स है,
ठीक है, फोर्स को मैं यहाँ इशारा किया हूँ, ऊपर लिखा हो यहाँ पर, ये इशारा कर दिया हो, ठीक है, दिस इज फोर्स, ये फोर्स की डायरेक्शन है। सिमिलरली यहाँ पर ये फोर्स की डायरेक्शन है। जब हमने डिस्प्लेसमेंट किया स्प्रिंग में, जब हमने डिस्प्लेसमेंट किया इधर की तरफ कंप्रेस किया, तो फोर्स इसके अपोजिट, तो फोर्स इज अपोजिट टू चेंज इन लेंथ, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट इन द एंड ऑफ स्प्रिंग, एंड सो इज नेगेटिव साइन। चलिए बच्चों, अब ये स्प्रिंग फोर्स निकालना हम लोगों ने देख लिया। अब ये जो के है, इस के को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये एक स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होते हैं। मेंशन कर दीजिए वेयर के का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर अ स्प्रिंग, फॉर अ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग कांस्टेंट की इक्वल टू एफ बाई एक्स हो गया। यदि हम इसको डिफाइन करना चाहें तो दिस इज स्प्रिंग फोर्स पर यूनिट चेंज इन लेंथ, पर यूनिट चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, पर यूनिट चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। इसके एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। इट्स एसआई यूनिट क्या होगा, फोर्स का न्यूटन, एक्स मीटर, न्यूटन पर मीटर, और ये एक स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर अ स्प्रिंग। आइए बच्चों, अब एक इसमें छोटा सा एक एग्जाम्पल करके और देख लें कि स्प्रिंग फोर्स पे जब आप काम करेंगे तो वहां भी फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करिएगा, ठीक है। फोर्स के प्रॉब्लम जहां भी मिले फ्री बॉडी डायग्राम को यूज करिए। चलिए इस पर एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं, एक फिगर ड्रॉ करिए। नाउ ये है स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ यहां तक। अब एक ऑब्जेक्ट को बांध के स्प्रिंग को खींच दिया हमने, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ यहां से यहां तक स्प्रिंग का है। पहले से स्प्रिंग को क्या करा गया, बांधा गया एक वॉल में, और यहां से स्प्रिंग को खींच दिया हमने। अब ये जो खींच दिया हमने इंक्रीज इन लेंथ, इस इंक्रीज इन लेंथ को x से हमने डिनोट करा। नाउ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2 kg, के स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 न्यूटन पर मीटर। मेंशन करिए इन फिगर find initial acceleration of the object if it is released when elongation in a spring is x equal to 10 centimeter, and the object is joined with the spring। सरफेस अभी हम लोग स्मूथ लेके चल रहे हैं, चलिए मैं फिर भी मेंशन कर दे रहा हूँ स्मूथ सरफेस। अब जैसा कि हम लोग सीखे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिए बॉडी पर। अब देखिए ये जो बॉडी है इसको ये स्प्रिंग अपनी तरफ पुल करेगा, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ स्प्रिंग का ये है, ये मार्क कर दिया हमने ओरिजिनल लेंथ ये है स्प्रिंग का, ठीक है। या नहीं तो लिख दीजिए यहाँ से, ये हो गया L0 ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग L0। तो एक लाइन में लिख देता हूँ ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग
इज L0। अब यहाँ से इतना लोड खींच दिया गया स्प्रिंग को, अब ये स्प्रिंग जो है अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीस्टोर करना चाहेगा एंड सो बॉडी को पुल करेगा इधर की तरफ, फोर्स को बोला F। अब ये हो गया स्प्रिंग फोर्स। बाकी फोर्स दिखाइए, बॉडी का वेट mg हो गया डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R दिखा दिया हमने। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की तरफ फोर्स काम कर रहा है बॉडी पर एंड सो बॉडी इधर चलना चाहेगा, जो एक्सीलरेशन इधर की तरफ होगा इसको A बोल दिया। अब आ जाइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो सॉल्यूशन हॉरिजॉन्टली ऑन ऑब्जेक्ट यानी कि ब्लॉक हम लोगों ने दिखाया है, ऑब्जेक्ट बोलिए, ब्लॉक बोलिए। इस पर ओनली वन फोर्स हम देख रहे हैं, लेफ्ट राइट F, टोटल फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, जैसा कि करते आ रहे हैं फोर्स की प्रॉब्लम में। एंड सो टोटल फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एक ही फोर्स है, इक्वल टू m इंटू ए कर दिया। नाउ स्प्रिंग फोर्स F इक्वल टू k इंटू x, नॉट माइनस kx। यही ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम जब भी आप करेंगे तो फोर्स की मैग्नीट्यूड फ्री बॉडी डायग्राम पे दिखाते हैं एंड सो ध्यान रहे कि फोर्स की मैग्नीट्यूड लेंगे आप, यहाँ पर F इक्वल टू माइनस kx नहीं करेंगे। अब कहाँ करेंगे F इक्वल टू माइनस kx? जहां पर हमें मोशन की जरूरत होगी, मोशन डिफाइन करना होगा, वहां पे करेंगे हम। चलिए नाउ m इंटू ए, नाउ सारे वैल्यूज दिए गए हैं। k का वैल्यू कितना है 100, x की वैल्यू कितना है, x इज 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर इक्वल टू m। मास कितना है ऑब्जेक्ट का 2 kg, एक्सेलरेशन कितना है ये हमें चाहिए, ठीक है, चाहिए हो गया। नाउ a इक्वल टू ये हो गया 10 बाई 2 इक्वल टू हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से स्प्रिंग की प्रॉब्लम आप कर सकते हैं बहुत आराम से। और ध्यान रखिएगा खाली स्प्रिंग में भी यदि मास नहीं है, आइडियल स्प्रिंग है, तो उसमें सभी जगह पर स्प्रिंग फोर्स सेम होते हैं। अब हम ले रहे हैं पुल्ली, नेक्स्ट प्रॉब्लम पुल्ली का ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, पुल्ली एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट connected with a string passing over a pulley। जैसा कि आप सब लोग को पता है ऑलरेडी, पुल्ली इज अ डिस्क, ये इसके सेंटर, यहाँ से ये एक फिक्स पॉइंट से लटक रहा है। ये हमने लिया एक फिक्स पॉइंट, यहाँ से ये पुल्ली जो है ये लटक रहे हैं। दिस इज पुल्ली, ये पुल्ली हो गया, डिस्क हो गया, एक डिस्क। अब ये डिस्क जो है अपनी सेंटर पे यहाँ से लटक रहा है। अब इसके ऊपर से ये स्ट्रिंग पास कर रहा है। अब बच्चों ये जो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है ये, इस एक स्ट्रिंग के एक एंड में हमने एक बॉडी सस्पेंड करा, दूसरे एंड में दूसरा बॉडी हमने सस्पेंड करा, दो बॉडी को हमने लटकाया, एक एंड में दूसरे एंड में। अब अभी बॉडी को हम रोक रखे हैं, अपनी दोनों हाथों से हमने रोक रखा है बॉडी को, अभी बॉडी को चलने के लिए अलाउ नहीं किया है हमने, ठीक है। अब यहीं पर थोड़ा गौर करिएगा, एक स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है बॉडी, जैसा कि हमने आपको सिखाया है। स्ट्रिंग जब स्ट्रेच होगा तो स्ट्रिंग में टेंशन होंगे, ठीक है।
तो चलिए टेंशन दिखाते हैं पहले। ये जो स्ट्रिंग है इस बॉडी को पुल करेगा, पुलिंग फोर्स ऑफ स्ट्रिंग इज टेंशन, तो इधर पुल करेगा, टेंशन T लिखा। अब ये वन स्ट्रिंग है, इधर जो स्ट्रिंग है ये भी बॉडी को पुल करेगा अपनी तरफ, टेंशन T लिखा हमने। अब ये एक स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है ये बॉडी को, स्ट्रिंग जो है पुल्ली को, इस सिस्टम को ये जो है स्ट्रिंग ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, एंड सो इसमें भी होगा टेंशन। इसको भी मैं एक स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, सस्पेंशन स्ट्रिंग, जिससे पुल्ली लटका हुआ है। अब इसमें टेंशन को हम क्या करें, तो इसमें टेंशन को हम T डैश सपोज कर रहे हैं। तो ये टेंशन हमने दिखा लिया। अब बॉडी है तो इसका वेट दिखाइए। एक बॉडी का मास लेते हैं m1, दूसरे का मास लेते हैं m2। अब एक बॉडी का वेट, एक ब्लॉक का वेट m1g, दूसरी ब्लॉक का वेट m2g, दिखाया फोर्सेस। चलिए अब एक छोटी सी बात पुल्ली में हमें याद रखना है। क्या याद रखना है, तो इन आइडियल पुल्ली, जैसे स्ट्रिंग आइडियल, मासलेस इनएक्सटेंसिबल, मान के चलते रहिएगा। प्रॉब्लम में लिखे ना लिखे आप स्ट्रिंग को हमेशा आइडियल मान के चलेंगे। अब स्ट्रिंग जो है इसकी लेंथ नहीं बढ़ने वाली है, आइडियल स्ट्रिंग में मास नहीं है। अब आइडियल पुल्ली में भी, आइडियल पुल्ली जो होता है इसमें दो प्रॉपर्टी होते हैं, मासलेस एंड स्मूथ, या कहिए फ्रिक्शनलेस स्मूथ। तो यदि आइडियल पुल्ली है तो मासलेस लेंगे और साथ में स्मूथ लेंगे। इन आइडियल पुल्ली, अब ये जो पुल्ली है इस पुल्ली को आप एक बॉडी नहीं समझेंगे, इस पुल्ली को आप एक पार्टिकल समझेंगे। ठीक है, जब मास नहीं है इसमें तो ये कोई बॉडी नहीं हमारा हुआ, इसको हम एक पार्टिकल समझेंगे। इन आइडियल पुल्ली में देखिए यहां से हम इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं पुल्ली के लिए। ये है हमारा पुल्ली, ये स्ट्रिंग इस पुल्ली को किधर पुल करेगा, नीचे की तरफ। ये जो स्ट्रिंग है इस पुल्ली को किधर पुल करेगा, नीचे की तरफ। ये जो स्ट्रिंग है जिससे पुल्ली लटका हुआ है, ये स्ट्रिंग पुल्ली को किधर पुल करेगा, ऊपर की तरफ दिखा रखे हैं। नाउ मास ऑफ पुल्ली इज 0 एंड सो यदि इसके लिए इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो क्या होगा, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स T प्लस T 2T इक्वल टू m इंटू ए करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट फोर्स m इंटू ए 0 एंड सो T डैश इक्वल टू क्या होगा, 2T। चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि कभी आपसे पूछता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय पुल्ली ऑन द रूफ, ये T डैश, क्योंकि जितने फोर्स से रूफ पुल्ली को अपनी तरफ पुल करेगा उतने ही फोर्स से पुल्ली रूफ को अपनी तरफ पुल करेगा। अब एक्शन रिएक्शन फोर्स इक्वल, एंड सो यदि पूछता है व्हाट इज फोर्स ऑन रूफ, T डैश निकालेंगे, व्हाट इज फोर्स ऑन पुल्ली, T डैश निकालेंगे। नेक्स्ट अब हमारा है एक्सेलरेशन की बात करेंगे अब हम। तो पुल्ली है इस समय आपका रेस्ट में, स्ट्रिंग इसके ऊपर से चल रहा है, पुल्ली है रेस्ट में। अब जो स्ट्रिंग चल रहे हैं उस पर गौर करिएगा जरा, यहां से लेके यहां तक स्ट्रिंग की लेंथ है कांस्टेंट, तो एक एंड जितना ऊपर जाएगा दूसरा एंड उतना ही नीचे जाएंगे। ठीक है, और यदि कभी आपको कंफर्म करना हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये है हमारा पुल्ली। अब यहां से ये टू बॉडीज लटके हुए हैं, अभी सेम हाइट पे हमने रखा हुआ है, अभी हम रोके हुए हैं, अभी छोड़े नहीं है, फ्री नहीं किए हैं। नाउ ये अब यहां से हम छोड़ रहे हैं, इसको रिलीज कर रहे हैं, बट रिलीज करने से पहले यहां पर हमने पॉइंट लिया A, यहां पर लिखा B। अब यहां B लिखे तो आप यहां पर भी B समझेंगे, पुल्ली को एज अ पॉइंट समझेंगे हम लोग।
ठीक है, दिखाएंगे हम पूरा साइज, लेकिन पुल्ली को एज अ पॉइंट समझेंगे। तो जब भी बी यहाँ पर लिखे हैं तो यहाँ पर भी बी समझेंगे, जहां पर स्ट्रिंग टेंजेंट है, पुल्ली पर टेंजेंट है, जिस पॉइंट पर स्ट्रिंग टेंजेंट है, ये पॉइंट को भी बी समझेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सी। अभी ये दोनों बॉडी ए और सी पॉइंट पर अभी प्रेजेंट है। अब यहां से हम इसको रिलीज किए, छोड़ने पर क्या होगा, यहां से ये बॉडी आगे चलेगा, ये बॉडी नीचे जाएगा, क्योंकि जिधर फोर्स बड़ा होता है उधर मोशन। तो देखिए फुल ऐसे, देखिए इधर फोर्स बड़ा है, इधर का फोर्स छोटा है। ठीक है, ये फोर्स इधर चाहता है बॉडी को लाना, ये फोर्स इधर चाहता है बॉडी को लाना। तो जिधर फोर्स बड़ा होगा, वेट बड़ा होगा, उधर बॉडी चलेगा। तो ए से सी तक जो लेंथ है स्ट्रिंग का, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब मैं यहाँ बी नहीं लिखा हूं, क्यों नहीं लिखा बता दिया आपको, पुल्ली को एक पॉइंट समझेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें साइज नहीं है अभी, एंड सो बी पॉइंट यहां भी हम समझ सकते हैं, अब यहां भी समझ सकते हैं, हम यहां भी समझ सकते हैं। अब यहां से आता बी सी। नेक्स्ट, जैसी बॉडी को छोड़ा, चला बॉडी ऊपर, सपोज यहां पर आया, बॉडी खिसक करके मान लीजिए ए बॉडी यहां पर आ गया, इस पोजीशन को हमने बोला ए डैश। अब यहां से बॉडी जो है फिर नीचे जाएगा, जहां पर आया बॉडी मान लीजिए यहां पे आ गया, तो फिर हमने यहां पर बोल लिया सी डैश। अब देखिए स्ट्रिंग कहां से कहां तक है, अब स्ट्रिंग है हमारा ए डैश से लेकर सी डैश तक। तो अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको हम फिर से निकाल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ तो बदलेगा नहीं, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। तो ए डैश से लेकर सी डैश तक स्ट्रिंग की जो लेंथ है, ए डैश बी यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक बी सी प्लस सी डैश प्लस सी डैश। चलिए बच्चों, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जिस समय ये बॉडी चला नहीं है ए और सी, उस समय हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिख लिया ए बी, और फिर यहां से यहां बी सी। नेक्स्ट, जब बॉडी को फ्री किया हमने, छोड़ा गया हल्की बॉडी ऊपर, अब ए से ए डैश पर पहुंचा ये बॉडी, सी से सी डैश पर पहुंच गया ये बॉडी। अब फिर से हमने स्ट्रिंग का लेंथ निकाला था। अब स्ट्रिंग कहां से कहां तक है, बॉडी अब आपका ए डैश पर है, इस समय दूसरी बॉडी जो है सी डैश पर है, एंड सो स्ट्रिंग ए डैश से लेकर सी डैश तक, ए डैश बी प्लस फिर बी सी एंड प्लस सी डैश। अब ये जो लेंथ है इसको एक बार हम फिर लिखेंगे, ए बी लेंथ जो है, इस ए बी लेंथ को लिखा ए डैश प्लस ए डैश बी, फिर इसको लिख रहे हैं दिस इज इक्वल टू ए डैश बी प्लस बी सी प्लस सी डैश। अब देखिए बच्चों, ए डैश बी को लाइए बाईं तरफ, क्या होगा, माइनस हो जाएंगे, कैंसल। ठीक है, नाउ ए डैश प्लस ए डैश बी सी छूट गया है, बी सी यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, यहाँ पर बी सी को ऐड करिए, लेफ्ट हैंड साइड में बी सी ऐड करती है, ये छूट गया था। नाउ अब देखिए बी सी डैश को भी एक तरफ लाएंगे तो क्या होगा, बी सी और बी सी कैंसिल हो जाएंगे। तब देखिए क्या बच रहा है, ए डैश इक्वल टू सी डैश। इस तरह से बच्चों स्ट्रिंग में लेंथ कांस्टेंट होते हैं। अब लेंथ कांस्टेंट होने की वजह से आप एक समय लेंथ निकाल लीजिए स्ट्रिंग का, फिर दोबारा लेंथ निकाल लीजिए स्ट्रिंग का, दोनों लेंथ को इक्वल कर लीजिए। ठीक है, इक्वल करेंगे आपको दिखेगा
कि एक में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर की तरफ, दूसरे में भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे की तरफ, तो हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट यदि सेम है तो फिर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। एंड सो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हमने लिया ए, तो फिर इसका एक्सेलरेशन लेंगे ऊपर की तरफ हम ए। अब थोड़ा सा हम रिलेटिव मोशन की बात कर लें। क्या पुल्ली के रेस्पेक्ट में, पुल्ली के रेस्पेक्ट में जितना ऊपर एक बॉडी जाता है, पुल्ली के रेस्पेक्ट में उतना ही नीचे दूसरी बॉडी जाते हैं। एंड सो पुल्ली के रेस्पेक्ट में एक बॉडी का अपवर्ड एक्सेलरेशन, पुल्ली के रेस्पेक्ट में दूसरे बॉडी के पास है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। चलिए बच्चों, तो ये स्ट्रिंग में, पुल्ली के केस में आप लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को सेम रखते हुए कहीं भी एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल सकते हैं। अब फोर्स की प्रॉब्लम, फ्री बॉडी डायग्राम सामने में है। अब लीजिए दोनों ऑब्जेक्ट पर ऑन M1 पर M1 चल रहा है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे A, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स M1G माइनस T इक्वल टू M1 इंटू A, वन इक्वेशन। सिमिलरली फिर M2 जा रहा है ऊपर, तो फिर इसमें रिजल्टेंट फोर्स ऑन M2, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, फोर्स की इक्वेशन टोटल फोर्स M इंटू E करते हैं, तो T बढ़ा लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर, माइनस M2G टोटल फोर्स निकाला, M इंटू E करेंगे, M2 इंटू E, इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन फॉर्म हो गए। अब तो स्ट्रिंग की प्रॉब्लम में तो यही मांगे जाते हैं हमसे, टेंशन निकालो, ए निकालो, तब सोल्यूशन की बात है, जैसे आपको सॉल्व करना हो। अब मेरे को दिख रहा है सोल्यूशन, 1 और 2 को ऐड कर दें, यदि माइनस टी प्लस टी कट जाएंगे, ए निकल जाएगा। तो चलिए मैं ऐड कर देता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, टी कैंसल, M1G माइनस M2G इक्वल टू M1A प्लस M2A। अब यहां से G कॉमन दिख रहा है, M1 माइनस M2, G ले लिया कॉमन, इधर हमें A कॉमन दिख रहा है तो A ले लिया कॉमन, M1 प्लस M2, अब A निकल गया यहां से, M1 माइनस M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2। अब A निकल गया, इक्वेशन 1 में आप डाल दीजिए या इक्वेशन 2 में डाल दीजिए A का वैल्यू, आपको T निकल जाएंगे। और बच्चों एक बात और याद रख लीजिए, जब एक फिक्स पुल्ली से 2 ऑब्जेक्ट्स लटकते हैं एक स्ट्रिंग से, इस सिस्टम का एक नाम है, क्या नाम है वो मैं लिख देता हूं। इस सिस्टम का नाम है एट वुड मशीन, एट वुड मशीन इसका नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। एट वुड मशीन बोल के कभी प्रॉब्लम कर दे तो एक स्ट्रिंग फिक्स पुल्ली पर से पास करेंगे और उसमें जैसे हम लोगों ने दिखाया, टेंशन दिखाया, वेट दिखाया, दिखा लेंगे, बस फिर आगे का काम कर लेंगे। अब नेक्स्ट पुल्ली में, यदि पुल्ली आपका चल रहा हो और उस पर बॉडी जो है उसके रेस्पेक्ट में कोई बॉडी भी चल रहा हो, देन हम कैसे काम करें, आइए देखते हैं। अब पुल्ली का नेक्स्ट केस जिसमें कि पुल्ली भी चलेंगी और उसके रेस्पेक्ट में बॉडी भी चलेंगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। नाउ ये एक स्ट्रिंग, ये एक पुल्ली, अब ये जो पुल्ली है इस पर से एक स्ट्रिंग, ये सेम स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग पास कर रहा है और इससे एक बॉडी बंधा हुआ है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और पुल्ली का साइज बड़ा कर दें, थोड़ी सी पुल्ली के साइज को बड़ा करते हैं। नाउ दिस इज पुल्ली
अब यहाँ से ये ज्वाइन कर दिया। अब ये जो पुल्ली है, ये पुल्ली इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पर पता क्या लगाना है, तो इस पुल्ली का एक्सेलरेशन और इस बॉडी का एक्सेलरेशन दोनों में क्या रिश्ता है, ये हमारा मेन यहाँ पर टारगेट है। बाकी फोर्स वगैरह हम दिखाएंगे, लेकिन जो मेन पर्पस है हमें निकालना है कि इस पुल्ली का एक्सेलरेशन और इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो चलिए, अभी हम ले रहे हैं पॉइंट यहाँ पर ए, पॉइंट ए लिया, यहाँ पर पॉइंट हम लिख रहे हैं बी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुल्ली को एज अ पॉइंट हम समझेंगे, दिखाएंगे बड़ा लेकिन समझेंगे एज अ पॉइंट। अब ये पॉइंट बी लिखा तो यहाँ भी पॉइंट बी ऑटोमेटिक समझ जाइए, मैं लिखने रहा हूँ। जहाँ पर स्ट्रिंग बॉडी से ज्वाइंट है, यहाँ लिखा हमने सी। अब डिस्प्लेस करते हैं पुल्ली को आगे, जब ये आगे बढ़ेगा पुल्ली, ये बॉडी भी आगे बढ़ेगा। तो ये दूसरा फिगर ले लेते हैं, क्योंकि एक फिगर से समझने में दिक्कत हो जाएगी, एंड सो दूसरे फिगर ले लेते हैं। नाउ ये अब बॉडी था पॉइंट सी पर, पॉइंट सी यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ से बॉडी खिसक के आ गया पॉइंट सी डैश पर, सी डैश पर आ गया। नाउ बॉडी अब आ गया हमारा सी डैश पॉइंट पर, बॉडी यहाँ पे आ गया है, सी डैश पॉइंट पर आ गया है बॉडी। दिस पॉइंट इज सी डैश पॉइंट। पुल्ली यहाँ से खिसक के आ गया है, यहाँ से आ गया है पुल्ली बी डैश पॉइंट पर। ये स्ट्रिंग पुल्ली अब यहाँ नहीं, पुल्ली यहाँ आ गया पॉइंट बी डैश। पहले वाली पॉइंट को भी हम बी लिख रहे हैं। नाउ पहले वाले पॉइंट यहाँ पर भी हम ए लिख रहे हैं। चलिए, अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इस कंडीशन में, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू, इस समय क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देखिए यहाँ पर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अब जो हम निकालेंगे, सी डैश पॉइंट को यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस एंड से देख रहे हैं, सी डैश यहाँ लिख दिया हमने। तो चलिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए से देखेंगे कहाँ तक, सी डैश तक देखेंगे, क्योंकि अब स्ट्रिंग आपका यहाँ पर है, बॉडी यहाँ पर है। एंड सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिस इक्वल टू ए से बी प्लस बी बी डैश प्लस बी डैश सी डैश, बी डैश बी पहले यहाँ से, प्लस बी बी डैश, फिर बी सी डैश प्लस बी सी डैश। ये हुआ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब देखिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो जब दोनों को इक्वल करेंगे तो फिर अब ए बी यहाँ से देख रहे हैं, ए बी लिखा, जो बी सी है, बी सी इस लेंथ को हम लिख रहे हैं, BC लेंथ को लिख रहे हैं CC डैश प्लस BC डैश, CC डैश प्लस BC डैश। ठीक है, CC डैश प्लस BC डैश लिख लिया हमने इसको। अब इसके इक्वल कर लीजिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो चेंज होगा नहीं, AB प्लस BB डैश प्लस BB डैश प्लस BC डैश। नाउ एक तरफ लाइए, AB से AB कैंसल, BC डैश से BC डैश कैंसल। अब देखिए CC डैश इक्वल टू क्या हो गया, 2BB डैश। मतलब जितना दूर पुल्ली चलेगा, पुल्ली का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि x, BB डैश को मान लीजिए कि x है, तो फिर CC डैश हमारा क्या हो जाएगा, 2x। मतलब कि जितनी डिस्प्लेसमेंट पुल्ली में होंगे उसका डबल डिस्प्लेसमेंट बॉडी में होगा। एंड सो यदि पुल्ली की एक्सेलरेशन को हम ए सपोज कर लें, तो बॉडी का एक्सेलरेशन उसका डबल हो जाएंगे 2a। चलिए, यहां तक हम आए हैं। अब
नेक्स्ट ले रहे हैं कि यदि पुल्ली चलता है तो एक केस और इसमें पॉसिबल है। वो कौन सा केस पॉसिबल है वो भी दिखा देता हूं। पुल्ली इन मोशन along vertical के along। अब ये है पुल्ली, ये पुल्ली जो है वर्टिकल के along, सपोज ये ऊपर की तरफ टेढ़ा हो गया, सीधा कर दे लाइन, वर्टिकल के along ऊपर की तरफ सपोज a0 एक्सेलरेशन से जा रहा है ये, और इस पर लटका हुआ है ये बॉडी, टू बॉडीज लटके हुए हैं। अब एक बॉडी को बड़ा दिखाइए, एक को छोटा दिखा लीजिए। एक का मास m1, दूसरे का मास m2। चलिए फोर्सेस दिखाते हैं। वेट इसका m1g, इसका वेट m2g। नाउ टेंशन इन स्ट्रिंग T, टेंशन इन स्ट्रिंग T। अब पुल्ली के रेस्पेक्ट में ये बॉडी नीचे जाएगा तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन लिया हमने E। ये बॉडी पुल्ली के रेस्पेक्ट में ऊपर जाएगा तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन पुल्ली के रेस्पेक्ट में A लिया। अब बच्चों कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, अब ये रहा ग्राउंड, जैसे ग्राउंड, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा होके ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर देख रहा है कि पुल्ली ऊपर जा रहा है। तो जब पुल्ली ऊपर जाएगा तो दोनों बॉडी को लेके जाएगा ऊपर, एंड सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दोनों ही बॉडी का अपवर्ड है। अब जैसा कि हम लोग पढ़े हैं रिलेटिव मोशन के समय, यदि कांटेक्ट में बॉडीज हैं तो वहां पर रिजल्टेंट लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए पुल्ली के कांटेक्ट में स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के कांटेक्ट में बॉडी, पुल्ली के कांटेक्ट में स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के कांटेक्ट में बॉडी, एंड सो नेट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बॉडी का हम लेंगे अपवर्ड, क्योंकि पुल्ली चल रहा है अपवर्ड तो दोनों बॉडी को उठा के ले जाएगा ऊपर पुल्ली, एंड सो अपवर्ड एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी, सेम डायरेक्शन में दोनों एक्सेलरेशन। तो ऐड कर लीजिए a0 प्लस a। अब ये बॉडी जो है इसका एक्सेलरेशन, इस बॉडी का एक्सेलरेशन, फिर उसी तरह से ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड है क्योंकि पुल्ली दोनों को ले जा रहा है ऊपर, एंड सो एक्सेलरेशन a0, और ये अपोजिट है तो टू वेक्टर अपोजिट, तो रिजल्टेंट आप लेते हैं, माइनस करते हैं। अब बच्चों यहीं पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन देखे हैं इसको ध्यान रखिएगा, एकदम सिंपली बताया हूं, ठीक है। अब इक्वेशन जो फॉर्म होगा तो फिर बॉडी m1 के लिए, फॉर m1 के लिए इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है अपवर्ड, तो अपवर्ड फोर्स को बड़ा लेकर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो T माइनस m1g इक्वल टू मास m1 एक्सेलरेशन a0 प्लस a, इक्वेशन नंबर 1। m2 मास के लिए भी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अपवर्ड है, एंड सो बड़ा फोर्स अपवर्ड समझेंगे T। तो फॉर m2 के लिए अपवर्ड फोर्स T माइनस डाउनवर्ड फोर्स m2g। नाउ रिजल्टेंट फोर्स निकाला, अपवर्ड क्यों? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अपवर्ड है, जिधर एक्सेलरेशन उधर रिजल्टेंट फोर्स। नाउ इक्वल टू m2 एंड एक्सेलरेशन इज नहीं, यहाँ पर माइनस, ये माइनस सेलेक्ट कर गया है, यहाँ माइनस, ठीक है, माइनस। नाउ m2 के लिए एक्सेलरेशन a0 प्लस a है, एक्सेलरेशन a0 प्लस a है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चों 2 इक्वेशन फॉर्म हुआ है हमारा। अब हमें इसमें
जो पूछे जाएंगे, 2 अननोन्स पूछे जाएंगे हमसे, A0, 3 आप अननोन देख रहे हैं, बट इसमें से कोई 2 अननोन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो 2 अननोन, 2 इक्वेशन बन चुके हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएंगे। हम लोग जैसे कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, फिर एनसीईआरटी को करते हैं, एससी वर्मा की बुक को करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, इक्वेशन बना के दे दिया हूँ और आप जो है एनसीईआरटी में सॉल्व करेंगे, फिर एससी वर्मा बुक में, फिर एरोडोम में सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, अब यदि पुल्ली आपका नीचे की तरफ आ रहा है, वर्टिकल मोशन में पुल्ली है, लेकिन पुल्ली आ रहा है नीचे की तरफ, तब क्या होगा? पुल्ली मूविंग डाउनवर्ड वर्टिकली, तो वर्टिकली पुल्ली डाउनवर्ड आ रहा है, ये पुल्ली आ रहा है नीचे की तरफ, वर्टिकली आ रहा है, एक्सेलरेशन A0 बोल लेते हैं। नाउ फिर उसी तरह से ऑब्जेक्ट के 2 ऑब्जेक्ट लटके हुए हैं, एक का मास m1, दूसरे का m2, फिर पहले की तरह से टेंशन दिखाएंगे स्प्रिंग में, टेंशन T, टेंशन पुलिंग फोर्स, अब तो जान चुके हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया मैंने इसलिए। नाउ बॉडी का वेट m1g, इस बॉडी का वेट m2g दिखाया। नाउ अब पुली के रेस्पेक्ट में ये बॉडी नीचे जा रहा है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ पुली के रेस्पेक्ट में, जैसा कि जान चुके हैं a, तो फिर इसका भी एक्सेलरेशन होगा a, तो ये बॉडी a एक्सेलरेशन से ऊपर, हल्की बॉडी ऊपर, भारी बॉडी नीचे जाएगा। ठीक है, ये बड़ा दिखाए, भी दिखा रहे हैं एक्सेलरेशन E। अब फिर बच्चों एक ग्राउंड ऑब्जर्वर लीजिए और ऑब्जर्वर से जरा मदद लीजिए। क्या मदद लें हम लोग? मदद यही लेंगे ऑब्जर्वर से कि ऑब्जर्वर देख रहा है कि ये पुल्ली जा रहा है नीचे, तो पुल्ली अपने साथ दोनों बॉडी को ले जाएगा नीचे, एंड सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दोनों ही बॉडी का नीचे होगा, फिर वही कांटेक्ट में है सब के सब, एंड सो रिजल्टेंट लेंगे हम एक्सेलरेशन का। तो m1 के लिए क्या देख रहे हैं? एक एक्सेलरेशन A0 और दूसरी एक्सेलरेशन A, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसके रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा कितना? A0 प्लस A, 2 वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट ऐड कर लिया। नाउ फिर इन दोनों एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिर रिजल्टेंट जो लेंगे हम लेंगे रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट, बट पुल्ली जो है दोनों बॉडी को अपने साथ नीचे ले जा रहा है, एंड सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल बी डाउनवर्ड, एंड सो A0 माइनस A करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं फोर्स के लिए, तो बॉडी जा रहा है डाउनवर्ड, नेट एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, जिधर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन उधर होगा रिजल्टेंट फोर्स। m1g को बड़ा फोर्स समझेंगे, m1g माइनस t, टोटल फोर्स निकाला, इक्वल टू m1 इनटू एक्सेलरेशन A0 प्लस A। ठीक है, फॉर m1 पे रिजल्टेंट फोर्स m1 के लिए इक्वेशन 1। सिमिलरली बॉडी m2 मास की बॉडी के लिए और m2 इसके लिए उसी तरह से इसका भी नेट एक्सेलरेशन है 0, सॉरी नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, A0 माइनस A डाउनवर्ड है, एंड सो इसके लिए भी इक्वेशन होगा हमारा m2g जिधर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन उधर बड़ा फोर्स लेंगे, माइनस t इक्वल टू m2, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज A0 माइनस A, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चों, 2 इक्वेशन है, इससे 2 अननोन मांगे जा सकते हैं। T A0 A में से हमें कोई 2 अननोन मांगे जाएंगे, बाकी दिए जाएंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखकर सॉल्व हो जाएंगे। ये पुल्ली के ऑल टाइप्स प्रॉब्लम हमने सिखा दिया है आपको। अब हम लोग प्रॉब्लम तो लेंगे एनसीईआरटी से और साथ में सिब्रमान की बुक से, ये दोनों हो जाएंगे तो एरोडोम से लेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।